आज हम यूरोपीय राष्ट्रवाद की कहानी को सिर्फ इतिहास के पन्नों से नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे एक विचार की जीवनी की तरह समझेंगे। एक ऐसा आइडिया जो कभी पैदा हुआ, जिसने तलवारें उठाई, पूरे के पूरे महाद्वीप को बदल कर रख दिया और जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए इस विचार की कहानी में गहरे उतरते हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये राष्ट्रवाद की हकीकत है। ये एक ऐसी ताकत है जिसने बड़े बड़े साम्राज्य बनाए और फिर उन्हें ही मिटा दिया, जिसने नायकों को भी जन्म दिया और दानवों को भी। ये कोई किताबी ख्याल नहीं, बल्कि एक असली ताकत है जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। और बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। क्या राष्ट्रवाद का मतलब है अपने लोगों से प्यार करना, या फिर इसका मतलब दूसरों से नफरत करना है? इस पूरी चर्चा में हम इसी सवाल के दोहरेपन को समझने की कोशिश करेंगे। क्या ये अपनेपन की कहानी है या नफरत की? तो ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से होती है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक ऐसे यूरोप में जहाँ राष्ट्र या देश जैसी कोई चीज थी ही नहीं, लोगों की पहचान का आधार कुछ और ही हुआ करता था। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहाँ आपकी पहचान बस आपके गांव या आपके धर्म से होती थी। राजा देशों के लिए नहीं, बल्कि अपने खानदानों के लिए लड़ते थे। हैब्सबर्ग खानदान ने ऑस्ट्रिया से स्पेन तक राज किया, लेकिन ये कोई राष्ट्र नहीं था, बस एक परिवार का अहंकार और उसका साम्राज्य था। और फिर एंट्री होती है इस इंसान की, मार्टिन लूथर। उसका मकसद बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं था, वो तो चर्च के अंदर फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ था। लेकिन जब उसने पवित्र बाइबल का अनुवाद आम जर्मन भाषा में किया, तो उसने अनजाने में पहली बार लोगों को एक साझा भाषा और एक साझा पहचान दे दी। और बस यहीं से राष्ट्रवाद की पहली चिंगारी भड़की। लूथर के ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं थे, ये हिम्मत थी। उसकी इस बगावत ने जर्मन राजकुमारों को भी रोम के अधिकार से अलग होने का साहस दिया। और यहीं पर धर्म और राजनीति ने मिलकर यूरोप को हमेशा के लिए बदल दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां ये विचार एक चिंगारी से बढ़कर एक शक्तिशाली क्रांतिकारी आग बन जाता है। एक ऐसा दौर जहां राष्ट्रों को खून और क्रांति की भट्टी में गढ़ा गया। फ्रांसीसी क्रांति, इतिहास का सबसे ताकतवर नारा यहीं से आया। लेकिन इस स्लाइड में एक गहरा विरोधाभास है। एक तरफ आजादी, बराबरी और भाईचारे का वादा, और दूसरी तरफ एक खौफनाक हकीकत। जिस क्रांति ने स्वतंत्रता का वादा किया, उसी ने राष्ट्र के नाम पर अपने ही हजारों लोगों को मार डाला। राष्ट्र का जन्म बहुत ही खूनी कीमत पर हुआ। और रोबेस्पियर, वो कट्टर राष्ट्रवाद का पहला दुखद हीरो था। वो सच में मानता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो देश की भलाई के लिए है। लेकिन उसकी राष्ट्रभक्ति इतनी अंधी हो गई कि उसे अपने आसपास हर कोई दुश्मन नजर आने लगा, और अंत में उसी की क्रांति ने उसे भी मार डाला। ये एक चेतावनी थी कि कोई भी विचार जब हद से गुजर जाए तो वो अपने बनाने वाले को भी निगल सकता है। और फिर आया नेपोलियन, एक ऐसा इंसान जिसने राष्ट्रवाद की असली ताकत को समझा और उसे एक हथियार बना लिया। उसने आम लोगों को, किसानों को ये एहसास दिलाया कि वो सिर्फ हुक्म मानने वाले सैनिक नहीं, बल्कि वो खुद ही फ्रांस हैं। बस इसी एक भावना ने उसे लगभग पूरे यूरोप का विजेता बना दिया। नेपोलियन की सोच की कोई हद नहीं थी, और जैसा कि उसने कहा, असंभव शब्द उसके लिए बना ही नहीं था। उसने पूरे यूरोप को तो जीत लिया, लेकिन अनजाने में एक और काम कर दिया। जब उसकी सेनाएं स्पेन, जर्मनी और रूस में घुसी, तो वहां के लोगों के अंदर भी अपने राष्ट्र की भावना जाग उठी। यानी उसने राष्ट्रवाद के इस वायरस को अनजाने में पूरे यूरोप में फैला दिया। अब यहीं से राष्ट्रवाद का चेहरा बदलने लगता है। आजादी दिलाने वाले एक विचार से ये अब तबाही और एक ऐसे युद्ध का बहाना बन जाता है जिसमें सब कुछ जायज था। आइए अब कहानी में मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसने राष्ट्रवाद के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसने राष्ट्रवाद को किसी भावना या आदर्श की नजर से नहीं देखा, बल्कि शक्ति और हकीकत की नजर से देखा। उसके लिए राष्ट्र का निर्माण मीठे भाषणों से नहीं, बल्कि लोहे और खून से होता था। और इन शब्दों ने राष्ट्रवाद के एक नए और क्रूर दौर की शुरुआत कर दी। बिस्मार्क को समझना आसान नहीं है। वो कोई आदर्शवादी नहीं था, बल्कि एक शतरंज का खिलाड़ी था जो हमेशा कई चालें आगे की सोचता था। उसने राष्ट्रवाद का इस्तेमाल सिर्फ एक औजार की तरह किया,
जर्मनी को एक करने के लिए 3 युद्ध लड़े। और फिर सोचिए, जिन समाजवादियों से उसे नफरत थी, उन्हीं को कुचलने के लिए दुनिया की पहली सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू कर दी। उसका हर कदम सिर्फ एक मकसद के लिए था, शक्ति। और बिस्मार्क के जाते ही यूरोप का पूरा संतुलन बिगड़ गया। ये टाइमलाइन दिखाती है कि कैसे तबाही एक चेन रिएक्शन की तरह फैली, कैसे एक घटना दूसरी को जन्म देती गई। सेराजेवो में चली एक गोली से शुरू हुई कहानी 2 विश्व युद्धों और करोड़ों मौतों पर जाकर खत्म हुई। ये राष्ट्रवाद के पागल हो जाने की कहानी है। और इस पागलपन की इंतहा थी नाजीवाद। हिटलर का राष्ट्रवाद देश से प्यार नहीं था, वो नस्ल से नफरत थी। उसने जर्मनी के लोगों की तकलीफों का सारा दोष यहूदियों और दूसरे समुदायों पर डाल दिया। उसने हम कौन हैं ये बताने के लिए एक वो बनाया जिसे मिटाना ही एकमात्र लक्ष्य था। ये राष्ट्रवाद का सबसे भयानक और बिगड़ा हुआ रूप था। इतनी भयानक तबाही के बाद यूरोप राख के ढेर में खड़ा था और हर किसी के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सब फिर से होगा? इसी राख से एक बिल्कुल नए और साहसी विचार का जन्म हुआ। 6 करोड़, ये दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सवाल है, इतना बड़ा विनाश दोबारा होने से कैसे रोका जाए? और इसका जवाब एक बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त आइडिया में मिला। जॉन मोयने नाम के एक राजनयिक ने सोचा, अगर सदियों से लड़ने वाले दुश्मन फ्रांस और जर्मनी अपने कोयला और स्टील को, यानी वो कच्चा माल जिससे हथियार बनते हैं, आपस में बांटने लगे तो वो फिर कभी एक दूसरे से लड़ ही नहीं पाएंगे। यही सीधा सा विचार आगे चलकर यूरोपीय संघ की नींव बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज 21वीं सदी में इतिहास की वही पुरानी आवाजें, वही पुरानी गूंजें फिर से सुनाई दे रही हैं। ब्रेग्जिट का नारा याद है? टेक बैक कंट्रोल, यानी नियंत्रण वापस लो। हंगरी और फ्रांस में राष्ट्रवादी नेताओं का ताकतवर होना, और रूस का यूक्रेन पर हमला अपने लोगों की रक्षा के नाम पर। ठीक उसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कभी हिटलर ने की थी। ये सब दिखाता है कि राष्ट्रवाद की पुरानी ताकतें फिर से जाग रही हैं। तो आखिर में हम इस एक जरूरी फर्क पर पहुंचते हैं। देशभक्ति है अपने देश से प्यार करना, ये एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव भावना है। लेकिन राष्ट्रवाद, जैसा कि हमने देखा, अक्सर दूसरों के देशों के लिए नफरत पर टिक जाता है। ये नकारात्मक है। ये हमको बताने के लिए एक वे की मांग करता है, एक दुश्मन की मांग करता है। यूरोपीय राष्ट्रवाद की ये पूरी कहानी हमें एक बात सिखाती है, ये एक आग की तरह है जो खाना भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। आज जब इतिहास की वही गूंजें वापस आ रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूरोप और शायद पूरी दुनिया कौन सा रास्ता चुनेगी, प्रेम का या नफरत का? इसका जवाब लिखा जाना अभी बाकी है।